आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, ये सामान्यतः प्रश्न आता है कि मुझे कौन सा रत्न सूट करेगा, मैं कितने रत्ती का रत्न पहनूं, रत्न है क्या, रत्न कैसे काम करते हैं, इनके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है, यह सारा केवल अंधविश्वास है। ये इस टाइप की बहुत सी चीज़ें। देखिए, विश्व स्तर पर अगर देखें तो जितना जेम्स का चलन है, चाहे किसी भी रूप में, देखिए जेम्स चलन के तीन रूप हो सकते हैं। या तो वो मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से आयुर्वेद वाले करें, या यूनानी पद्धति में जाते हैं, वहाँ भस्म बनाते हैं इसकी, वहाँ इसका बुरादा बनाते हैं, हमारे यहाँ इसकी भस्म बनाई जाती है। और अगर इसको ऑर्नामेंटल रूप में देखें तो आप देखते होंगे कि हेयर रिंग्स हैं, नोज पिन्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं, और सुंदर सुंदर ऑर्नामेंटल गहने बनाए जाते हैं, शौकीन लोग पहनते हैं। तो गहनों के रूप में जहाँ इसके ऑर्नामेंटल वैल्यू है। और तीसरा विषय जो एक पूर्णतया एक अंधविश्वास का विषय है, एक सुपरस्टिशंस का विषय है कि ये स्टोन क्या वास्तव में वर्क भी करते हैं, क्या ये सौभाग्य भी देते हैं, क्या इनसे गुड लक भी मिलता है। यहाँ कंट्रोवर्सी है। उसका कारण क्या है? देखिए, आप गोपाल जी मोटिवेशनल वीडियोस में देखें, मैं वो चीज़ें दिखाऊंगा आज आपको, वो चीज़ें बताऊंगा आपको कि जो आपको शायद नहीं पता हो। और आपका जेमोलॉजी को लेके, स्टोन को लेके, जेम थेरेपी को लेके सारे के सारे डाउट्स आपके पूरे हो जाएंगे इस वीडियो को अगर आपने पूरा सुन लिया अंत तक। देखिए, सबसे पहले तो स्टोन्स, आपको ये देखिए कि स्टोन्स क्या है, ये कहाँ से आते हैं, ये वनस्पति हैं या ये समुद्र से निकलते हैं या मिनरल हैं। देखिए, जो इस समय सारे विश्व में माना जाए 2500 से भी अधिक मिनरल्स हैं, उनको 16 कैटेगरी में बांटा गया है। उन 16 कैटेगरी में ये सारे के सारे स्टोन्स आते हैं, जेम स्टोन्स, चाहे वो प्रेशियस हैं, चाहे वो सेमी प्रेशियस हैं, या वो और कोई स्टोन्स हैं। इन जो हमारी ये 16 कैटेगरी हैं, क्लासिफिकेशन है, ये इस प्रकार है। ये इसको क्राइसोबेराइल बोलते हैं, कोरिंडम ग्रुप के हैं, हीरा डायमंड ग्रुप के हैं, फेल्सफायर ग्रुप के हैं, गार्नेट है, जेनाइट है, लेजोराइट है, ओलिवाइन है, ओपल है, क्वार्ट्ज हैं, स्पाइनल है, टोपैज है, टुर्मलिन है, फिरोजा है, बेराइल है और जिरकॉन है। ये आपके 16 वर्गीकरण, इन्हीं के अंदर सारे के सारे स्टोन्स आते हैं आपके नवग्रह के, और यह 84 रत्न। अब इन रत्नों में आप सबसे पहले देखें कि 84 रत्नों का क्या फंडा है, 84 रत्न हमारे कौन से हैं। ये आप अक्सर नाम सुनते होंगे, मगर ये बता दूं, देखिए इन 84 रत्नों में भी बहुत सारे ऐसे रत्न हैं जो उपलब्ध नहीं हैं, या जो बस एक कल्पना है, जैसे पारसमणि फॉर एग्जाम्पल। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, नवरत्न तो आपको पता ही है, सब जानते होंगे। उसमें हीरा है, पन्ना है, पुखराज है, नीलम है, माणिक है, मोती है, मूंगा है, गोमेद है और कैटसाई है, लहसुनिया है। ये हमारे नवरत्न जो प्रेशियस स्टोन्स में आते हैं। इनके भी फिर सब ज्वेल्स बना दिए गए, वो एक अलग कैटेगरी। जो हमारे उपरत्नों में इस समय जो हमारे 84 रत्नों का चलन है, उपरत्नों का चलन है, मगर इसमें रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुआ है वो 250 रत्न इसमें और जोड़ दिए गए। यानी कि अब कुल मिला के ये आपके जो हमारे पुराने चले आ रहे थे, और इसके बाद में जो ये रत्न, ये आपके जो उपरत्न जो हैं आपके 250। इनमें क्या है, मैं एक ब्रीफ आपको बता दूं शॉर्टली, जल्दी, ताकि पता चले कि ये भी एक उपरत्न है हमारे। इनमें सुनैला है, इसमें कटेला है, इसमें स्फटिक है, दानाई फिरंग है, फिरोजा है, ज़बरजद है, तुरमली है, ओपल है, संग सितारा है, जिरकॉन है, माह मरियम है, लाजवर्त है, तांबड़ा है, चंद्रकांत मणि है, गन मेटल है, मकनातीस है, इसमें काला स्टार है, टाइगर है, मरगज है, ऑनिक्स है, अकीक है, सुलेमानी है, यमनी है, बेरूज है, धुनेला है, सजरी शजर कहलाती है, हॉल दिली है, अलेक्जेंडर है, लालड़ी है, लालड़ी भी बोलते हैं, लाडली भी बोलते हैं, स्पाइनल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, रोमनी है, नरम है, लूधिया है, लूधना इसको बोलते हैं, सिंदूरिया है, नीली है, पितौनिया है, बासी है, द्रव्यनक है, यह दूर नज़फ कहलाता है, ये आलेमानी है, जजेमानी है, सिवार है, तुरसाबा है, अहवा है, आवरी है, कुदूत है, कुदूरत भी बोलते हैं इसको, चित्ती स्टोन है, इसको संग सन बोलते हैं, ये वाइट जेड कहलाता है, लारू है, संगमरमर है, कसौटी है, दारे चना है, हकीक कल बहार है, हालन है, मुबेन जफ है, कहरवा है, झरना, संग बसरी, दांतला, मकड़ा, संज्ञा, गुदड़ी, कासला, सिफरी भी कहलाता है, एमेजोनाइट बोलते हैं इसको, हरीद है, हवास है, सिंगली है, टेढ़ी है, गौरी है, सिया, सीमाक, मूसा, पनघन, अमलिया, डूर
एपिडोट कहलाता है ये, तिलियर, खारा, पारा जहर या पाए जहर, सेल खड़ी, जहर मोरा। इसके अलावा जो और आपके रवात है, सोन माकी है, हजरत ऊद है, सुरमा है, पारस है और रेनबो है। ये 84 रत्नों का चलन मिलता है। अब इसमें देखिए, जैसे 13 का अंक शुभ माना जाता है, अशुभ माना जाता है, सॉरी, 13 का अंक, इसी प्रकार से जो दुनिया में 84 रंगों का जो चला रहा है, इसको भी महा अपशकुन माना जाता है। और आप इसीलिए क्या होता है, जो रत्न विक्रेता होते हैं, ये रत्न वेत्ता जो होते हैं, कभी भी रत्नों की संख्या भार 84 नहीं लिखते। ये टोटका है। ये बहुत सारे टोटके हैं जो चलन में आपको दिखाई देंगे। इनमें आप देखें जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो तोल की जो इनका मेजरिंग, इसका यूनिट है स्टोन्स का, वो सवा में रखते हैं, डेढ़ में रखते हैं, ढैया में रखते हैं, कभी भी पौने में नहीं रखते। वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए सवाए में रखेंगे, डेढ़े में रखेंगे तो उनके कारोबार में बरकत होगी। ये जनरली मान्यता। रत्ती इसका मेजरिंग, इसका यूनिट है स्टोन्स का। आप देखें कि इतने रत्ती, इतने रत्ती, इतने रत्ती। अब रत्ती में भी बहुत सारी दुविधाएं, जनरली सामान्यतः 80, 90, 99% इवन जो इंटेलेक्चुअल क्लास के हैं, जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स में देखता हूँ, बड़े बड़े जेमोलॉजिस्ट में देखता हूँ, वो क्या करते हैं कि 3.25 रत्ती का पहन लो, 5.25 रत्ती का पहन लो। थोड़ा सा बुद्धि से, अपना बौद्धिकता से मनन कीजिए। क्या सुनार या स्टोन बेचने वाला तोल के बैठा हुआ है कि आप आएंगे तो 1.25 रत्ती का या 5.25 रत्ती का तोल के आपको निकाल देगा? अगर आपसे 50 पीस कहेंगे तो 50 पीस 5.25 रत्ती के निकाल देगा तोल के। ये इसमें मत चाहिए। जो अभौतिक चीज़ें हैं ना, जिनमें कहीं भी कोई बौद्धिकता नहीं है, उसमें नहीं जाइए। रत्ती एक बेसिकली मेजरिंग यूनिट है स्टोन का। और रत्ती का जो भार माना जाता है 120 mg, कच्ची रत्ती कहलाती है ये, और 180 mg ये पक्की रत्ती कहलाती है। यानी कि ओरिजिनल जो है 120 में ही चलन है, समानता 120 मिली की ही जनरली तोल में स्टोन दिए जाते हैं। मगर अगर वास्तव में देखा जाए, लोगों को पता नहीं होगा कि ये बेसिकली 120 ना होकर 122 मिली है। ये हो गया है चीज़। अब क्या है, देखिए, आप देखते होंगे कि रत्ती का चलन सामान्यतः अब नहीं है, ख़त्म हो गया है, अब नहीं चलती रत्ती। क्योंकि क्या है कि पहले हमें भी याद है कि आप रत्ती लेंगे, अगर आप 10-20 नहीं, 100, 200, 1000, 2000, 4000 रत्ती भी तोलेंगे तो सबका यूनिफॉर्म वेट होगा। अब देखिए, अब छोटी भी मिलेंगी, बड़ी भी मिलेंगी। अब भगवान जी ने क्या हो गया रत्तियों में, ये तो आप जानिए। तो 84 रत्नों का ये फंडा। और इनका टोटका क्या होता है, जो रत्न बेचने वाले होते हैं, एक पुड़िया में आप देखेंगे कभी ये जो स्टोन्स रखते हैं ये, तो ये कभी भी इवन संख्या में नहीं रखते। पुड़िया जो देने आते हैं ना, जो थोक व्यापारी होते हैं, उनमें ये ऑड संख्या में रखते हैं। 1 स्टोन होगा, 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, 9 होंगे, 11 होंगे, इस तरीके से। अगर मान लीजिए किसी पुड़िया में 11 स्टोन्स है और एक उनका बिक गया, तो उसमें एक वो और ऐड कर देंगे, ये 2 और ऐड कर देंगे, यानी कि संख्या उनकी ऑड ही बनी रहेगी। ये बड़ा भयंकर टोटका मानते हैं, ये इसको ओमन मानते हैं, एक ये इसको शकुन मानते हैं कि स्टोन अगर बेचते समय हाथ से गिर गया तो मानते हैं कि ज़रूर बिकेगा, और अगर गिर के वो टूट गया तो फिर ये इसमें महा अनर्थ मानते हैं। वो इसमें मानते हैं कि आफत आ गई किसी न किसी को। मतलब आफत तो ऑब्वियसली आएगी, रतन गिरा, टूट गया, ये तो आप पे उसका भुगतान पड़ेगा या वो वहन करेगा, जो भी जैसे हैं इस तरीके से। अब देखिए, ये स्टोन्स का चलन कैसे, कहाँ से चलते हैं, क्या होता है। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्टोन्स हमारे इंडिया में मैं समझता हूँ ख़त्म के कगार में हैं, यहाँ नहीं आते। मैक्सिमम स्टोन्स हमारे इंपोर्ट होते हैं। तो ये जो इंपोर्ट करते हैं, ये बेसिकली मेन इंपोर्टर्स कहलाते हैं। ये स्टोन को इंपोर्ट करते हैं ये, और इंपोर्ट करने के बाद में ये फिर इंपोर्टर्स जो होते हैं ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते हैं। इन डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी चुल है। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आप देखेंगे कि ऑड संख्या में होते हैं। 1 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, 5 बनाएंगे, 7 बनाएंगे, और मैक्सिमम 9 बनाते हैं, क्योंकि 9 पूर्णता का अंक माना गया है। मार्स को मानते हैं कि हमारा इससे मंगल प्रबल होगा। इसलिए जो संख्या है इंपोर्टर्स की, जो ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स जो बनाते हैं इंपोर्टर्स, ये ऑड संख्या में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते हैं। अब ये इनकी चुल्हे बहुत सारी, इनकी अपने भी मिथ्स हैं, बहुत सारे इनके शकुन अपशकुन हैं। फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं, ये डीलर्स को देते हैं। डीलर्स कोई भी संख्या में हो सकते हैं। फिर ये डीलर्स जगह जगह कटिंग के लिए भेजते हैं। कटिंग के लिए भी प्लेसेस हैं इनके, हर जगह नहीं कटिंग होती। जयपुर, हमें सामान्यतः है पता है कि जयपुर में ही स्टोन का मंडी है, वहीं पे इनकी कटिंग होती है, वहीं इनको तराशा जाता है, वहीं इनके बीट्स बनते हैं, छेद करे जाते हैं। ऐसा नहीं है, इससे भी ज़्यादा
नहीं पता होगा लोगों को, खंबात में, गुजरात में, जहाँ लाखों लोग, लाखों लाखों, हज़ारों नहीं, लाखों लोग स्टोन्स जेम्स के कारोबार में लगे हुए हैं। डायमंड्स में अगर जाएंगे तो डायमंड्स में जनरली जो इसका मार्केट नवसार में, मुंबई में, सूरत में जनरली इसका मार्केट है। अब आते हैं मोती को लेके, मूंगे को लेके। तो मूंगा अगर देखा जाए तो बैन हो गया, क्योंकि ये बेसिकली वनस्पति है एक, और वनस्पति को समुद्र से नीचे मिलने वाली जो भी चीज़ें हैं समुद्र में मिलने वाली, उनको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो बड़े इजीली नहीं मिलते अब ये। मोती का इसी तरीके से जो वर्ल्ड में जो मैक्सिमम इसका कंजम्पशन है हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं समझता हूँ वही तीनों रूप में, चाहे वो आयुर्वेद के रूप में, चाहे वो ऑर्नामेंट्स के रूप में, या वो गुड लक के रूप में। मगर जो चाइना इसमें माना गया है, साउथ सी में जो इसकी फार्मिंग होती है, अब इंडिया में भी कई सारी जगहों में भी इसकी फार्मिंग होने लगी। इस नाम से बसरे के मोती के नाम से बेच देते हैं बहुत सारे लोग। तो बसरे का मोती मिलेगा कहाँ से? जो सारा खाई में सारा इतना क्रूड ऑयल गिरता है, इतना उसके अंदर मलबा गिरता है कि सारे सारे सीपी से ख़त्म हो गए उसमें। तो जहाँ सीप नहीं है, मोती नहीं बनेगा, तो बसरे का मोती कहाँ से मिल जाएगा? और 100, 200, 400 में क्या बसरे का मोती मिल जाएगा आपको? अगर बसरे का मोती लेने जाएंगे तो कम से कम 25 लाख रुपए कॉस्ट होगी मिनिमम इसकी। इसी तरीके से ब्लैक पर्ल नाम से दे देते हैं। अब ब्लैक पर्ल कहाँ मिल जाएगा? ब्लैक पर्ल नहीं मिलेगा कहीं आपको। तो ये बहुत सारी चीज़ें। अब देखिए, इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग देखिए ऐसे होते हैं जो पुरानी किंवदंतियाँ, हमारी जो मान्यताएं चली आ रही हैं उसमें मानते हैं कि ये स्टोन जो है ये बाली के दांत से वो हुआ, और इस तरीके से उसके राक्षस के वो उसका अंग गिरा तो ऐसे स्टोन बना। ये सारी पौराणिक कथाएं हैं, इनमें सारसत है भी और नहीं भी है। मगर क्या है कि इसमें अतिशोक्ति ज़रूर बना दी गई है, और अतिशोक्तियाँ करते करते ही ऐसे ऐसे चीज़ बनने लगी कि जिसने इस तरीके से रूप ले लिया। तो अब अगर देखा जाए तो मिनरल, मैं समझता हूँ कि लोगों की भाषा में ये समझ में आ गया होगा कि ये क्लियर इस तरीके से होता है। प्रश्न उठता है कि स्टोन हमारे ऊपर वास्तव में कार्य करते भी हैं, नहीं करते हैं। देखिए, अगर आप रंग सिद्धांत में जाते हैं या आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से रिलेटेड चीज़ों में जाते हैं, तब ये आप महसूस करेंगे, ये आप अनुभव करेंगे कि जीवात्मा में न्यून हो रहे जो रंग हैं, जो ऊर्जा में, जो ब्रह्मांड से जो शोषित करके शरीर में हमारे समाहित हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं हार्मनी नहीं होती। तो वो हमारे सारी अराजकता होने लगती है, चाहे वो शरीर की अराजकता है या वो रोग से रिलेटेड कोई अराजकता है। तो ये स्टोन्स सामंजस्य का काम करते हैं। अब इसको बड़ा सिंपल वे में इस तरीके से समझिए कि कैसे काम करते हैं स्टोन्स। एक मान लीजिए कोई किताब पढ़ रहे हैं आप, और आपके सामने लैंप रखा हुआ है, लाइट रखी हुई है, उसका प्रकाश आपकी आंखों में भी पड़ रहा है, किताब में भी पड़ रहा है, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। अगर मान लीजिए आप लैंप को थोड़ा सा हल्का सा घुमाते 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 उसको अपने राइट में ले जाएं, पीछे ले जाएं, दाएं बाएं उसको घुमाएं, तो एक ऐसा ऑप्टिमम एक पॉइंट आ जाएगा जिस समय आपकी आंखें मैक्सिमम रिलैक्स्ड फील करेंगी, मैक्सिमम कूल फील करेंगे। वो कुछ नहीं किया, किताब आपकी स्टैटिक है, वो वहीं की वहीं रखी हुई है, आप पढ़ रहे हैं, आपकी आंखें स्टैटिक हैं। सिर्फ आपने क्या किया कि जो सोर्स है आपका लाइट का, उसको आपने थोड़ा सा डेविएट कर दिया, और उसने आपका सारे का सारा जो है आपको बड़ा एक प्लेजेंट आपको एक फीलिंग दी। सेम इस काम होता है स्टोन का। स्टोन्स जो हैं वो जो सौर ऊर्जा लेते हैं, जो कॉस्मिक रेज हैं वो लेते हैं और बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं, और हम लोग कंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। और ये मैं बार बार कहता हूँ, फिर समझा रहा हूँ कि अगर आपको साइंटिफिक जेमोलॉजी में जाना है तो ये औने पौने रत्ती के और इस टाइप की चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये केवल एक अपरिपक्व मानसिकता की देन है। इसमें कहीं भी कोई लेना देना नहीं कि इतने रत्ती का स्टोन पहन ले तो ये हो जाएगा, और इतने रत्ती का स्टोन नहीं पहना तो भूत चिपट जाएगा। ये कहीं भी ऐसा नहीं। ये डराने वाली बातें कि केवल स्टोन 3.25 ही रत्ती का हो, आप किसी के पास जाएंगे तो वो ये कह देंगे कि इतने रत्ती का ही स्टोन हो। ये इस टाइप की आप चीज़ें बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें। स्टोन्स ले रहे हैं आप, बहुत सारे बीड्स लेके उसमें छेद होते हैं, छेद होके फिर माला के रूप में उसको गले में धारण कर लेते हैं। तो वो मैं समझता हूँ एस्ट्रोलॉजिकली नहीं
फिट है वो, क्योंकि वो स्टोन खंडित माना जाता है। इसलिए इस स्टोन को आप न यूज़ करें। अगर आप उसकी एस्ट्रोलॉजिकल वैल्यू लेना चाहते हैं, उससे आप लाभ लेना चाहते हैं, तो फिर आप उसको प्रॉपर्ली अंगूठी में धारण करें, रिंग में, उसकी जो भी आप कर रही हैं पेंडेंट फॉर्म में। ये भी मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या ये वैदिक काल से चले आ रहे हैं स्टोन्स का जो चलन है, इसकी जो पॉपुलैरिटी है। अब देखिए कितना वर्ल्ड वाइड कितना पॉपुलर हो रहा है जेमोलॉजी। मगर ये आप देखें कि अगर ऋग्वेद के आप कुछ मंत्रों में देखेंगे तो वहाँ पर रत्न शब्द ज़रूर मिलता है। मगर ये रत्न शब्द जो है, ये वस्तुतः मानते हैं कि ये रत्न बोधन, ये प्रचलित रत्न को ना लेके ये वनस्पति की जातियों को लेके है ये। मगर अगर हम अथर्ववेद में जाएं तो वहाँ मणियों का जिक्र आता है अथर्ववेद में, और फिर आप रामायण में देखें, बाइबल में देखें, महाभारत में देखें, आदि हम बहुत सारे ग्रंथों में देखें कि रत्नों का जिक्र वहाँ आता है। हाँ, ये बात अलग है कि वहाँ पर रत्नों को रत्न बोल के मणियाँ बोलते हैं, मणि नाम से जाना जाता है। तो जो इनकी वानस्पतिक जो इनकी जातियाँ या उपजातियाँ हैं इनकी, उसमें जैसे आप देखते होंगे हाथा जोड़ी है, उसमें कुशा ग्रंथि है, उसमें श्वेतार्क है, उसमें नागकेसर है, इसमें रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष भी स्टोन में नहीं आता, ये इसकी वानस्पतिक जाति में आता है। एकाक्षी नारियल है, तुलसी है, मंजरी है, सैकड़ों चीज़ें इस टाइप की चीज़ें। पूछते हैं लोग बाग कि स्टोन्स का कोई इफेक्ट होता है या स्टोन्स एक बार लिया सारे जीवन भर काम करेगा, या वो शॉर्ट पीरियड के लिए या वो लॉन्ग पीरियड के लिए। ये देखिए वेरी करता है जन्मपत्री में आपकी दशा अंतरदशा ट्रांजिट गोचर वाइज की क्या पोजीशन है, प्लैनेट्स को किस प्लैनेट्स के लिए आप स्टोन एनालाइज कर रहे हैं वो बताता हूँ मैं आपको। अभी थोड़ा सा इसका भी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। मगर सामान्यतः जो एक चलन में जो नियम आ रहा है, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं जेमोलॉजी की, उसमें ज़रूर मिलता है कि जो माणिक है ये 4 साल तक इफेक्टिव रहता है, मोती है ये 2 साल तक इफेक्टिव रहता है, 27 दिन तक इफेक्टिव रहता है। फिर इसके बाद में इसका इफेक्ट मूंगा जो है ये 3 वर्ष के लिए इफेक्टिव होता है। पुखराज जो है ये लगभग 4 वर्ष के लिए इफेक्टिव होता है। इसका प्रभाव इस तरीके से रत्नों का सिद्धांत है, रत्नों की इनकी एक म्याद है, उस म्याद तक ये इफेक्टिव होते हैं। बहुत से लोग जो मकनातीस, मैंने एक बोला उपरत्नों में 84 उपरत्नों में चुंबक मकनातीस जिसको बोलते हैं मैग्नेट, ये भी एक स्टोन है। ये सामान्यतः ये जहाँ पे बीपी की प्रॉब्लम्स है, ये ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपरली नॉर्मल करता है। अब देखिए बहुत सारे लोग प्राण प्रतिष्ठा में जिक्र करते हैं कि रत्नों को चैतन्य किया जाए, रत्नों की प्राण प्रतिष्ठा की जाए। यस, इसको मैं मानता हूँ, इसको मैं प्रमोट करता हूँ, इसको कंडम नहीं करता। इसके रीजंस हैं। अब जब इसको आप साइंटिफिकली आप इसकी स्टोन्स को चैतन्य करने के बाद में, एनर्जाइज करने के बाद में, प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में, पूजा करने के बाद में, उसका आप अगर आप उसका ऑरा आप चेक करेंगे। ऑरा चेक करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, PIP फोटोग्राफी है, ऑरा स्कैनर्स हैं, आपके लेक्चर एंटीना तो खैर बहुत ही एक सामान्य सी चीज़ है। मगर जो हाई फाई और फिर इसके और फिर अगर जाते हैं इसके, उसका फिर ये भी टेस्ट होता है कि उसकी डेंसिटी कितनी है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। उसके लिए फिर हाई फाई मशीन्स चाहिए, उससे आप टेस्ट कर सकते हैं कि रत्न आपका वास्तव में ओरिजिनल है या वो फैब्रिकेटेड है। उंगलियों का ज़रूर चलन ठीक है, इसके भी रीजंस हैं। आप अगर क्लियरऑन फोटोग्राफी से देखेंगे तो डिफरेंट हर उंगली में अलग अलग रंग की रश्मियाँ निकलती हैं, रेमिट 24 घंटे राउंड द क्लॉक। इसको PIP फोटोग्राफी से आप देख सकते हैं, देखा जा सकता है, विजुलाइज है ये चीज़ें। ऐसा नहीं कि कहीं गुप्त हैं, सुप्त हैं, ऐसा नहीं है। मगर यह है कि इनके लिए कौन सा धातु हो, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ रफली शॉर्टली आपको, सूर्य के लिए जैसे सोने में इसको तांबे में पहन सकते हैं, इसको अनामिका उंगली में पहना जाता है। चंद्र का जो स्टोन है मोती, इसको कनिष्ठिका उंगली में पहनते हैं, चांदी में पहनते हैं इसको। मंगल के लिए अगर आप कोई स्टोन ले रहे हैं तो इसको तांबे में भी पहन सकते हैं, इसको सोने में भी पहन सकते हैं, अनामिका फिंगर में पहना जाता है। मरकरी बुध के लिए इसमें पारे में पहन सकते हैं, इसको पारद रिंग्स बनती हैं, स्वर्ण में पहन सकते हैं, कांसे में पहन सकते हैं, और इसको कनिष्ठिका उंगली में पहना जाता है। गुरु को लेते हैं, अगर गुरु के स्टोन अगर आपको यूज़ कर रहे हैं, इसको सोने में चांदी में पहन सकते हैं, और इसको इंडेक्स फिंगर तर्जनी उंगली में पहनते हैं। शुक्र का जो स्टोन है इसको त्रिधातु में पहना जाता है।
कनिष्ठिका में उंगली में इसको धारण किया जाता है। शनि के लिए अगर देखते हैं तो शनि के लिए जो धातुएं हैं वो इसमें रांगा है, इसमें त्रिधातु है, इसमें लोहा है, इसमें सीसा है, इसमें चांदी में भी पहन सकते हैं इसको। और इसको जो मिडिल फिंगर होती है हमारी सबसे लंबी वाली उंगली मध्यमा कहलाती है, इसमें पहना जाता है ये। राहु और केतु के लिए जनरली कोई दिन निश्चित नहीं है। जनरली ये क्रमशः सूर्य और मंगल के दिन की तरह ही निश्चित किए जाते हैं कि कैसे पहने, कौन पहने। और ये क्रमशः अनामिका में या कनिष्ठिका में त्रिधातु में पहने जाते हैं साधारणतः। अब पूछते होंगे कि त्रिधातु क्या है। देखिए, त्रिधातु बनती है 3 धातुओं के मेल से। इसमें सोना है, इसमें चांदी है, इसमें लोहा है। फिर बहुत से लोग पंच धातु यूज़ करते हैं, अष्ट धातु में भी पहनाए जाते हैं। अष्ट धातु में आपके सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, जस्ता है, रांगा है, सीसा है और पारा है। अगर मान लीजिए एक उंगली में, जैसे मैं सामान्यतः करता हूँ, एक स्टोन कभी नहीं पहना था, कम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स निकालता हूँ, वो व्यक्ति के अकॉर्डिंगली एनालाइज करके उनको अगर पहनना है तो फिर वो रिंग फिंगर में ही सामान्यतः पहनाता हूँ, एक साथ एक क्रम में उनको जड़वा के। रत्नों को जड़वाया कैसे जाए, ये भी चीज़ें आती हैं। देखिए, जड़वाने के लिए इसको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्टोन इफेक्टिव तभी होगा जब वो बॉडी के कांटेक्ट में आएगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि सिराने रख के सो जाओ या पर्स में ले जाओ, वो इफेक्टिव नहीं होगा। ये लोग बात कहते हैं। अगर ऐसा होने लगता तो जो रत्न बेचते हैं बेचारे, एक थैले में गली गली सड़कों सड़कों घूमते हैं, वो उनको तो सबसे पहले इफेक्ट होना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की प्रॉपर एनालिसिस आपके स्टोन्स की, और उसके बाद में उसको आपके बॉडी से प्रॉपरली कांटेक्ट में। अब कांटेक्ट में भी अलग अलग प्लेसेस होते हैं। आप देखिए, मैंने बताया ना फिंगर्स का, मेरे समझ में जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पॉइंट है वो आपका भ्रूमध्य जो है, ये वाला पॉइंट, मस्तक के ऊपर वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव। फिर हर्ट जोन, मगर यहाँ पॉसिबल नहीं है मस्तक में। तो पहले देखिए, मुकुट राजा महाराजा पहनते थे तो वो लगाते थे ना मुकुट, उसमें यहाँ जड़े होते थे, रत्न जड़े होते थे, इफेक्टिव होते थे वो वाली चीज़ें। इनमें भी वर्ण भेद होता है। जैसे हमारे जो सामाजिक व्यवस्था हमारी है, हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इसी तरीके से इनमें भी वर्ण भेद होता है स्टोन्स में भी। जैसे फॉर एग्जांपल ब्राह्मण कुल के जो स्टोन्स माने जाते हैं वो पुखराज और हीरा माना गया है। उसके बाद में क्षत्रिय वंश के जो माने गए हैं वो मूंगा और माणिक माना गया है। उसके बाद में वैश्य वर्ण के जो माने गए हैं वो मोती माना गया है। फिर उसके बाद में जो और वर्ण है, उसके नीचे के उसके अलग जो वर्ण है, उसमें पन्ना है, उसमें नीलम है, उसमें गोमेद है, उसमें लहसुनिया है। इस तरीके से इनके स्टोन्स का, इनका वर्गीकरण और इनका इस तरीके से वर्ण व्यवस्था के अनुसार इनका स्टोन्स का चलन किया जाता है। फिर ये पूछते हैं लोग बाग कि ये क्या मणियाँ क्या होती हैं, मतलब मणि कोई अलग से निकलती हैं? ऐसा नहीं है। वस्तुतः मणियाँ भी रत्न ही हैं, मगर जो चीज़ जो दुर्लभ हो जाती है, जो चीज़ ईजिली अवेलेबल नहीं है, वो मणियों की श्रेणी में रख दी जाती है। जैसे सूर्यकांत मणि बोल दिया उसको, माणिक को हमने, जैसे तमो मणि बोल दिया गोमेद के लिए, पुष्प मणि बोल दिया, पीत मणि बोल दिया पुखराज के लिए। अब मान लीजिए किसी को पुखराज देना है, ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी, आप किसी को बोले कि पीत मणि पहन लो, तो पीत मणि नाम ले लिया तो एकदम से ऐसे लगने लगेगा कि पता नहीं क्या चीज़, कोई कहीं से कोई कोरों का खजाने से कोई चीज़ निकाल के दे रहा है, इस टाइप की। तो ये मणियों और इसमें भ्रमित नहीं हूँ, वस्तुतः दोनों एक ही चीज़ें हैं ये। देखिए, जो एक चीज़ जो ये भी देखने में आया कि जिन स्टोन्स का पता नहीं कि ये क्या है कैसे, तो सामान्यतः कह देते हैं एगेट है ये, मगर ऐसा नहीं होता। जो अकीक वर्ग में बहुत से रत्न आते हैं, बहुत सारे, ये तो ठीक है, परंतु ऐसा नहीं कि जो समझ में नहीं आए वो हमारा अकीक है। उसका कारण क्या होता है? देखिए, क्वार्ट्ज एक ऐसा ही नाम है, क्वार्ट्ज बिल्कुल अलग चीज़ है। अब जैसे अनेक रत्न है, जैसे सुलेमानी है, कैल्सिडोनी है, कार्डिनियन है, रॉक क्रिस्टल है, गुलाबी क्वार्ट्ज है, एमेथिस्ट क्वार्ट्ज है, कैट्स आई है, क्वार्ट्ज जेस्पर है, एवेंटुराइन है, क्वार्ट्ज है। तो ये अलग अलग चीज़ें, ये सारे के सारे जो स्टोन्स हैं वो एगेट्स, अकीक की ही कैटेगरी में नहीं आते। इस चीज़ को भी सामान्यतः ध्यान रखें आप। ये पूछते हैं कि यूरेनस और नेपच्यून भी तो प्लैनेट्स हैं हमारे, तो इनके लिए क्या स्टोन पहना जाए? देखिए, जनरली सामान्यतः यूरेनस के लिए जो प्रेफर किया जाता है वो गोमेद, और नेपच्यून के लिए लहसुनिया, कैट्साई, इन स्टोनों को किया जाता है प्रेफर। अब इनके स्टोन्स के साइज़ और इनके आकार वो इम्पॉर्टेंट है। साइज़ रत्ती में नहीं कि 3.25 रत्ती, 5.25 रत्ती,
साइज मीन्स कि प्रोपोर्शनेट हो, उंगली के मान लीजिए पतली उंगलियां तो पतला स्टोन पहने, और अगर मान लीजिए मोटी उंगलियां हैं तो ऑब्वियसली मोटा स्टोन पहने। उसका ये भी कहीं लेना देना नहीं कि आप 60 किलो के हैं तो आप 6 रत्ती का पहने, ये भी सब फेक है, इसमें भी कहीं कुछ नहीं है। अब आकार ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मूंगा ले रहे हैं तो मूंगे को आप जो जनरली जो मूंगा इफेक्टिव होता है, जो ट्रेंगुलर मूंगे हैं ये ज़्यादा इफेक्टिव हैं बनस्पत जो कैप्सूल मूंगे आपके मिलते हैं। मोती, गोल मोती अच्छा होता है, गोल होना चाहिए मोती। पन्ना है, पुखराज है, नीलम है, माणिक हैं, इनको षटकोण में पहना जाता है या एग शेप स्टोन्स जो होते हैं उनमें पहना जाता है। हीरा डायमंड के लिए षटकोण में पहना जाता है। उसके बाद में अकीक्स जो हैं आपके एगेट्स, ये अंडाकार आकृति में पहने जाते हैं। अलग अलग कटिंग्स, अलग अलग इनके नाम, अगर आप जो उसमें जाएंगे, आप जो जहाँ कटिंग होती है अलग तरीके की कटिंग होती है ना, तो उनके नाम बढ़ाने से बिना मतलब सब्जेक्ट मैटर बढ़ेगा। डायमंड्स बहुत सारे पूछते हैं कि डायमंड्स में क्या है, क्यों ऐसे फेमस हैं। जो चीज़ मैंने बताया रेयर हो गई, जैसे जहांगीर शाह हीरा, हीरे हो गया, निज़ाम हीरा, दरियाए नूर हीरा, ध्रुव हीरा, नासिक हीरा, कुनीनन हीरा, ग्रेट मुगल हीरा, औरलैक हीरा, पिट का रीजेंट हीरा, और फिर कोहिनूर को तो सब जानते ही जानते हैं। उसके बाद में स्टार ऑफ इंडिया तथा जोंकर हीरा, ये सब अलग अलग कैटेगरी। कुछ प्रेशियस स्टोन्स, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं, जैसे मान लीजिए ये भी कहावत है कि पर्टिकुलर स्टोन घर में रहा तो पूरे के पूरे घर में उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अराजकता होने लगी। ये तो सुनने में मिलता है, मगर वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, किसी किसी बिरले में ऐसा होता होगा, हर एक में नहीं। स्टोन जब भी काम करेगा जब आप उसको बॉडी के अपने कांटेक्ट में लाएंगे। एक हीरे के बारे में यह बहुत कहा जाता है कि उसने हीरा चाट लिया, तो भैया हीरा चाटने से मौत नहीं होती। हीरे को अगर मान लीजिए निगल लेता है, वो भी डिपेंड करता है कि कहाँ फंस गया वो, क्योंकि बहुत शार्प एजेस होती है ना उसकी। तो अगर मान लीजिए फंस, जैसे कांच खा लिया समझ लिया लीजिए आपने, तो कांच खा के अगर मान लीजिए कहीं फंस गया तो वो आपके नसों को, इंटेस्टाइन्स के आपके वो काट देगा, अतड़ियों को, तो नेचुरली उसमें ब्लीडिंग होने लगेगा, डेथ हो जाएगी। ऐसा नहीं कि जहर में जहर, हीरे में जहर है, ऐसा नहीं होता। इनमें अगर आप देखें, इनको कॉस्टली बनाने के लिए इनमें आर्टिफिशियली कलर, इनमें कृत्रिम रूप से रंग भरे जाते हैं। ये भी कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन की चीज़ें। तो ये तो सारी इसके बारे में, विषय के बारे में। अब जो कंट्रोवर्सीज़ हैं जिनका अभी तक निदान नहीं हो पाया, जो लोगों की समझ में नहीं आई, जैसे नवरत्न को लेके चलते हैं। नवरत्न में देखेंगे आप, एक सेट पैटर्न है, एक चाहे स्क्वायर फॉर्म में हो, चाहे वो सर्कुलर फॉर्म में हो या ट्रेंगुलर फॉर्म में हो, बीच में माणिक लगा के उसके चारों तरफ रत्नों का एक सेट क्रम है। उस क्रम में रत्नों को फिट कर दिया जाता है। मेरी आज तक समझ में नहीं आया, आपको पता है मैं शोध विषयक सामग्रियों में तलाशता रहता हूँ। मैंने लोशो ग्रिड देखा, मैंने पनेरिया यंत्र देखे, मैंने नवाण के यंत्र देखे। उनमें मैंने देखा कि इनमें क्या विशेषता है कि ये जो क्रम रखा गया, ये नवरत्नों का एक ऐसा ही सेट क्रम क्यों रखा गया, ये समझ में नहीं आया किसी की। अगर वो कहते हैं कि अगर इस क्रम में नहीं पहनेंगे तो नुकसान होने लगेगा। मैंने व्यक्ति विशेष के अनुसार मैंने उसका क्रम चेंज करवाया। मैंने कहा कि तुम्हें ये सूट नहीं करेगा, तुम्हें ये सूट करेगा, और वास्तव में उसको सूट किया। ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूँ। मगर क्योंकि हमारी तो ट्रेडिशनल चीज़ें चली आ रही हैं ना, इसके पीछे की मान्यता, इसके पीछे के आधार को कभी किसी ने सोचा ही नहीं। कभी किसी की समझ में ये नहीं आया कि जो क्रम चला आ रहा है नवरत्न को जड़ने का, एक सेट क्रम, ये किसने चलाया, क्यों चलाया, कैसे चलाया, इसका कहीं कोई सारसत नहीं मिलेगा आपको। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टोन इफेक्ट करेगा इंडिविजुअल वाइज, अगर वो प्रॉपर्ली एनालाइज कर लिया गया। मान लीजिए मैं एक ही डेट में जन्मा हूँ, मेरी एक ही राशि है, ये ज़रूरी नहीं कि मैं स्कॉर्पियन हूँ तो मुझे मूंगा सूट करेगा ही करेगा। हो सकता है दूसरा स्कॉर्पियन है, उसको मूंगा बहुत ज़्यादा सूट करे। इसलिए स्टोन को एनालाइज करने के लिए स्पेसिफिकली उस व्यक्ति इंडिविजुअल के लिए एनालाइज करना पड़ेगा, और एनालाइज करने के लिए फिर एक विधा काम नहीं करेगी, उसके लिए फिर दर्जनों, उसके लिए एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज, उसके लिए न्यूमरोलॉजी की नॉलेज, इसके लिए पामिस्ट्री की नॉलेज, इसके लिए आपकी लाल किताब की नॉलेज, इसके लिए आपको अंक विज्ञान की बहुत सारी विधाएं आपको देखने के लिए, तब जाके कहीं स्टोन आप करीबन 28, 29, 27 मेथड्स लगाएंगे स्टोन एनालाइज करने के लिए, तब स्टोन डायग्नोस होगा कि ये पर्टिकुलर स्टोन इस व्यक्ति को प्रॉपर्ली सूट करेगा। ये मैं अपनी किताब में दिखा देता हूँ, स्वयं चुनिए अपना भाग्यशाली रतन। जिसने इस किताब को पढ़ा है, मैं प्राउड नहीं कर रहा, उसने अप्रिशिएट किया कि वास्तव में ना तो ऐसी किताब बाज़ार में आज तक आई
कि जिसमें इतने सारे मेथड्स दिए हुए हैं स्टोन एनालाइज करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो जो तथाकथित जो किंवदंतियाँ चली आ रही हैं, जो अंधविश्वास चले आ रहे हैं, है ना, उनसे कहीं ना कहीं ये चीज़ें अलग थलग करके मैंने ये किताब लिखी और उसी के अकॉर्डिंगली मैं स्टोन एनालाइज करता हूँ। एक स्टोन एनालाइज करने के लिए कम से कम अगर 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 बहुत ही मैथमेटिकली बहुत एफिशिएंट हैं, है ना, आपकी कैलकुलेशंस बड़ी फास्ट हैं और आपको नॉलेज है कई सारी विधाओं की, तब आपको मैं समझता हूँ कि 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा एक स्टोन एनालाइज करने के लिए लगेगा। मेरी समझ में ये नहीं आता कि 1 मिनट में आंखें बंद करके आपने कह दिया कि तेरा अशोक नाम है, तेरी मेष राशि है और मेष राशि है, तो मूंगा पहन ले मंगलवार के दिन उत्तर की तरफ टांग उठा के, और साहब वो सूट कर दिया। यानी कि ये क्या बहुत दिखता है। आप जितने मरीज़ हैं क्या, उनका सब एक ही दवा खिलाएंगे सबको, उसका एनाटॉमी देखेंगे, उसको पता चला कि उसको तो शुगर हो रही है और आप उसको कोई जुकाम का कोई ऐसा आप उसको टॉनिक दे रहे हैं जिसमें शुगर मिली हुई है, पता चला मर गया, वो जुकाम से नहीं मरा, वो जो दवा दी उससे मर गया। इसी तरीके से स्टोन्स का भी रिएक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि स्टोन आप पहन रहे हैं फालतू अरे गहरे कोई स्टोन पहन रहे हैं और आपको उसका एडवर्स रिजल्ट नहीं मिल रहा। मेरी एक मान्यता है, स्टोन अगर आप धारण कर रहे हैं और अगर आपके प्रॉपरली आपके अकॉर्डिंगली एनालाइज कर लिया गया, देखिए फ़र्क क्या है। कांच के जो मॉलिक्यूल्स स्टोन्स में होते हैं, स्टोन्स में और कांच में, ऑर्डिनरी कांच में, उनमें बड़े टाइटली पैक करके ठुसे होते हैं मॉलिक्यूल्स, वो कांच में नहीं होते, ऑर्डिनरी कांच में नहीं होते, तो वो लूज़ होते हैं, इसलिए उनमें हार्डनेस होती है, उनकी एक स्पेसिफिक उनकी डेंसिटी होती है। अगर आप उनका एक पार्टिकल निकाल के उनका आप अगर एटॉमिक पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसी से ही स्टोन की जांच होती है कि ये असली है या स्टोन नकली है। वो फिर पूरा एक साइंटिफिक मेथड, उसके लिए एक एडवांस लेबॉर्ट्री चाहिए जहाँ पे आप चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एक ये मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, पूरा 1 दिन लग जाएगा अगर मैं इसको पूरा आपको पूरा के पूरा इसका वर्णन करूं, मगर ये अब कम से कम समझ में आ गया होगा आपकी कि जेमोलॉजी क्या है। स्टोन हम सुनार से ले रहे हैं, स्टोन हम रत्न विक्रेता से ले रहे हैं, स्टोन हम किसी मंदिर के हम पुजारी से ले रहे हैं, या किसी एक जेमोलॉजिस्ट से ले रहे हैं जिसको नॉलेज है और जो आपके लिए श्रम करके घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे लगा के आपके लिए स्टोन एनालाइज कर रहा है। बहुत ही छोटा सा मैं अपनी कहूँगा डिस्क्रिप्शन, एक ब्रीफ इसके ब्रीफिंग स्टोन्स के बारे में, इसको समझें, इसमें जाएं, इसमें मनन करें, इसमें गुणन करें, बार बार सोचें, पहने। हर दूसरा तीसरा व्यक्ति देखिए किसी न किसी रूप में स्टोन पहने हुए है, गंडे पहने हुए, ताबीज़ पहने हुए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो आपको दरकार है भी या नहीं। अगर आपके लिए वो स्टोन सूट कर गया तो मैंने कहा ना, ऑर्डिनरी कांच भी उस रंग का आपको सूट करेगा। कांच छोड़िए, अगर आप उस कलर का धागा पहन लेंगे तो वो भी आपके ऊपर वर्क करने लगेगा। ये जेमोलॉजी, ये जेम्स का एक साइंटिफिक वे, एक लॉजिकल वे, जो सुने उसको अच्छा लगे और जो पहने तो उसको और भी अच्छा लगेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजू। दोस्तों, गोपालाजू मोटिवेशनल वीडियोस का वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को। नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ क्लिक ज़रूर कर दें ताकि आपको रेगुलरली हमारे अपडेट्स मिलते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख लिया करें, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको बताएंगी कि इसके बारे में और क्या वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजू।